बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर 11th क्लास का सांख्यिकी जो बुक है उससे लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जब हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो आंकड़ों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो प्राथमिक आंकड़े और एक द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? प्राथमिक आंकड़ों से अभिप्राय है उद्गम के स्रोत के आंकड़ों का संकलन, यानी कि किसी व्यक्ति या संस्था ने किसी से, चाहे वो खुद करे या किसी से कराए, अपने लिए जो आंकड़े इकट्ठे कराए हैं, ऐसे आंकड़े जो हैं प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। अब बात करें द्वितीयक आंकड़ों की। द्वितीयक आंकड़े जो हैं स्रोतों से अभिप्राय यह है कि किसी एजेंसी या संस्था के आंकड़ों के संकलन से है। भाई किसी संस्था ने या किसी एजेंसी ने आंकड़े इकट्ठे किए जिससे पहले ही सांख्यिकी सर्वेक्षण द्वारा ये आंकड़े एकत्रित किए हों। सपोज करो मैंने कोई आंकड़े इकट्ठे किए या किसी मैगजीन ने कोई आंकड़े इकट्ठे किए, उन आंकड़ों को कोई दूसरा आदमी इस्तेमाल करे। प्राथमिक में जैसा मेरी एक संस्था है, प्राथमिक आंकड़े आप समझिए, मेरी कोई संस्था है, उस संस्था को आंकड़े इकट्ठे करने, उसने अपनी एक टीम बनाई और आंकड़े इकट्ठे कर लिए, ये प्राथमिक आंकड़े हैं। ठीक है। अब द्वितीयक आंकड़े क्या है? जब मेरे इन आंकड़ों का कोई और अपने फायदे के लिए या अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करे। सपोज करो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने आंकड़े इकट्ठे कराए, उन्हें मैगजीन में छाप दिया, तो उनके लिए तो प्राथमिक आंकड़े हुए। अब उन आंकड़ों को लेकर कोई आदमी अपने उद्देश्य की पूर्ति करे, उन आंकड़ों को लेकर उनका इस्तेमाल करे, तो वो आंकड़े उनके लिए द्वितीयक आंकड़े हुए। समझ गए? तो प्राथमिक आंकड़े किसी संस्था, किसी व्यक्तिगत फर्म द्वारा खुद अपने लिए इकट्ठे किए गए हैं, और जब इन आंकड़ों का कोई और अपने लिए इस्तेमाल करे तो वो द्वितीय प्रकार के आंकड़े कहलाते हैं। अब द्वितीय प्रकार के आंकड़ों के, अब प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में जब मैंने आपको बताया था, ये तो प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत बताए थे। अब मैं बताता हूं प्राथमिक आंकड़े। अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य से पहली बार आरंभ से अंत तक एकत्रित करता है, ऐसे आंकड़े प्राथमिक कहलाते हैं। द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े जो पहले से अस्तित्व में हैं और जो वर्तमान के प्रश्नों में नहीं, उत्तरों में नहीं, बल्कि दूसरे के उद्देश्य के लिए किए गए थे। मैं ये बात बता चुका हूँ प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत में बिल्कुल सेम बात है कि प्राथमिक आंकड़े किसी व्यक्ति ने अपने हिसाब से बनवाए। अब हमें ज़रूरत थी, जैसे हम बात करें कि भारत के लोगों की जो है हाइट, किसी व्यक्ति ने अपने उद्देश्य के लिए हाइटों को बनवाया, हाइटों की जांच कराई कि भाई इतनी औसत हाइट है। अब एक कपड़ा कंपनी क्या करे कि उसने अंदाज़ा लगाया कि इतनी हाइट है तो इतनी शर्ट और इतनी जीन्स चाहिए, इतनी हाइट की जीन्स चाहिए, तो वो उस हिसाब की जीन्स और टी शर्ट बना दे। तो आंकड़े तो किसी और के थे, कपड़े कंपनी ने इस्तेमाल में ले लिए। ठीक है। या किसी दवा कंपनी, कोई दवा कंपनी बीमारी फैल रही है, डेंगू, तो गवर्नमेंट ने सर्वे कराया कि इस साल हमारे यहाँ पर जो है इतने पेशेंट जो डेंगू से पीड़ित हुए। अब सरकार ने तो करा दिया आंकड़े इकट्ठे, और उन आंकड़ों का कोई और आदमी अपने हिसाब से इस्तेमाल कर ले, तो वो जो है उसके लिए कैसे आंकड़े हुए? द्वितीयक आंकड़े हुए। अब देखो प्राथमिक आंकड़ों और द्वितीयक आंकड़ों में मौलिक अंतर क्या है? पहला है उनकी मौलिकता में, क्योंकि प्राथमिक आंकड़े जिन्होंने एकत्रित किए हैं उसमें मौलिकता ज़्यादा होती है, द्वितीय आंकड़ों में मौलिकता कम होती है, क्योंकि किसी ने किस उद्देश्य के लिए कराए थे और हम उसे, उन आंकड़ों को किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो प्राथमिक आंकड़े हैं उनमें मौलिकता ज़्यादा होती है, द्वितीयक आंकड़ों में मौलिकता कम होती है। दूसरी बात ये, उद्देश्य की उपयुक्तता में अंतर होता है, क्योंकि उपयुक्तता मतलब मेरा उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य देश के लोगों की हाइट पता करना था। ठीक है। और दूसरे का क्या उद्देश्य था कि उसके पैर के जूते का साइज या उसके कपड़ों का साइज। ठीक है। ये बात जो है उसकी जो वो है, उद्देश्य की उपयुक्तता में अंतर होता है। प्राथमिक आंकड़े अपने उद्देश्यों को पूरी तरीके से पूरे करते हैं, द्वितीयक आंकड़े की जो उद्देश्य की उपयुक्तता है वो पूरी तरीके से नहीं होती। फिर है संकलित लागत में अंतर, जो उसको इकट्ठा करने में आने वाला खर्चा। देखिएगा, प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने में खर्चा ज़्यादा आता है। उसकी वजह ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों तक जाकर, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलकर उन्हें इकट्ठे किए जाते हैं। लेकिन द्वितीयक आंकड़ों में खर्चा नहीं आता। अखबार में देखा, किसी मैगजीन में देखे, या किसी के इकट्ठे किए हुए आंकड़े टेलीविज़न पे देखे, या किसी से इकट्ठे किए हुए आंकड़े मोल ले लिए, तो वो कम खर्च में मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं उनकी जो लागत है वो कम होती है, और प्राथमिक आंकड़े जो उनकी लागत अधिक होती है।
आधारभूत आंकड़ों के संकलन कैसे किया जाता है? देखिएगा, आंकड़ों को संकलित करने की 4 विधि हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा, अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा, तीसरा स्थानीय स्रोतों और संवाददाता की सूचना पर आधारित, और चौथा है प्रश्नावली के माध्यम से सूचना का संग्रह। और प्रश्नावली के आधार पर जो हम सूचना का संग्रह करते हैं, इसे भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला डाक प्रश्नावली और दूसरा है गणकों द्वारा सूचना को भरना। बच्चों, इसके बारे में जो है वो हम आगे बताएंगे चारों के बारे में। तो पहले हम पहला ही शुरू कर लेते हैं, वो है प्रथम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, जिसमें एक अनुसंधानकर्ता चुने अनुसंधान किसी क्षेत्र में अनुसंधान जाकर खुद करता है। मतलब जो वो क्षेत्र चुनता है उस क्षेत्र में खुद जाएगा और उस क्षेत्र में अनुसंधान करेगा। तो ऐसा जो है सीधे तौर पर उस व्यक्ति से संपर्क करेगा। जैसे किसी खास इलाके में उसे सर्वे करना है, वहाँ से आंकड़े इकट्ठे करना, तो वो या उसकी टीम के लोग डायरेक्ट लोगों तक पहुँचेंगे और वो अनुसंधान करेंगे। ऐसा जो आंकड़े होंगे वो होंगे प्राथमिक प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इसकी उपयुक्तता क्या है? इसका क्षेत्र सीमित हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में ऐसे आंकड़े इकट्ठे नहीं कराए जा सकते। यहाँ आंकड़ों की मौलिकता जरूरी हो। अगर हमें आंकड़ों को मौलिक तौर पर अच्छे आंकड़े एकत्रित करने हैं तो वहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान ही कराएं। ठीक है। तीसरा है आंकड़ों की शुद्धता बहुत ज़्यादा होती है। हो सकता है अगला, जैसे जहाँ सूचना देने वाला सीधा संपर्क, जहाँ पर सूचना देने वाले के सीधा संपर्क करना ज़रूरी है। अगर हमें आंकड़े इकट्ठे करने के लिए उन व्यक्तियों की खुद ज़रूरत है जो अच्छी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हमें सीधे उससे संपर्क करना पड़ेगा। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके मुख्य तौर पर जो हैं 5 फ़ायदे हैं। पहली बात तो इसके जो आंकड़े होंगे वो मौलिक होंगे। दूसरा, शुद्ध होंगे, क्योंकि अनुसंधानकर्ता द्वारा खुद इकट्ठे किए गए हैं। तीसरा, विश्वसनीय होंगे, यकीन करने लायक होंगे। चौथा है एक रूपता होगी, मतलब उनमें एक रूपता होगी, सिमिलरिटी होगी, फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि जो बंदा खुद जाकर इकट्ठा कर रहा है, डायरेक्ट उस आदमी से इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहा है जो देने वाला है, तो अच्छे आंकड़े इकट्ठे कर पाएगा। लोचशील है। लोचशील का मतलब ये है, क्योंकि जब मैं आंकड़े इकट्ठे करने वाला सामने वाले के पास हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ, अगर उसकी समझ में मेरा पर्सन नहीं आ रहा, तो मैं उस पर्सन को घुमाकर पूछ सकता हूँ, उस पर्सन से संबंधित पर्सन पूछ सकता हूँ। तो इसमें लोचशीलता रहती है, क्योंकि मैं तो उसके सामने डायरेक्ट हूँ। तो ऐसे में मैं अपने पर्सनों को घुमा फिरा कर भी पूछ सकता हूँ, जिससे जो वो सही प्रकार उन्हें बता सकता है। लेकिन इसके कुछ अवगुण भी हैं। अवगुण मतलब कमी। जैसा इस प्रणाली में निम्नलिखित अवगुण है। पहला है बड़े क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त। अगर क्षेत्र बहुत बड़ा है तो वहाँ पर ये सटीक नहीं बैठते, क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र पर इसको वो करना आसान काम नहीं है। दूसरा है व्यक्तिगत पक्षपात भी कर सकता है। जैसे मैं किसी आदमी के पास गया और मैं उससे आंकड़े इकट्ठे कर रहा हूँ, हो सकता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या किसी पर्सनल रीजन के कारण मैं उसकी इन्फॉर्मेशन को छुपा सकता हूँ। ये भी कारण हो सकता है। इसके अलावा अधिक खर्चीली है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट लोगों तक पहुंचने के कारण बहुत सारे स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा खर्चीली हो सकती है। तो अवगुण 3 हो गए। बड़े क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त है, ठीक नहीं बैठने की। दूसरा, व्यक्तिगत पक्षपात होगा। तीसरा, अधिक खर्चीली है। अब अगले पॉइंट की बात करेंगे, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। यह वह विधि है जिसमें किसी समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से मौलिक पूछताछ द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। जैसे साक्षी, जैसे हमें भट्टा है, बहुत सारे भट्टे हैं, हमें भट्टे मजदूरों की जानकारी लेनी है, तो हम भट्टे मजदूरों से डायरेक्ट ना मिलकर, प्रत्यक्ष ना मिलके, हम भट्टा मालिकों से मिलें, उनसे उन भट्टा पे काम करने वाले लोगों की जानकारी हासिल करें। तो ऐसी विधि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कहलाती है। या किसी कंपनी में, जैसे हम जो है गत्ता फैक्ट्री के जो कर्मचारी हैं, उनके साथ आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना चाहते हैं, अनुसंधान करना चाहते हैं, तो हम उन मजदूरों से ना मिलके किससे मिलें? अप्रत्यक्ष रूप से उनके मैनेजर से मिलें या ठेकेदारों से मिलें, उनसे डेटा इकट्ठा करें। इसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इसकी उपयुक्तता क्या है? यह विधि ऐसे अनुसंधान के लिए उपयुक्त है जिसमें अनुसंधान क्षेत्र बहुत व्यापक हो। बहुत बड़े क्षेत्र में हमें अगर डेटा इकट्ठा करना हो तो सब मजदूरों से तो बात नहीं कर सकते,
उस कंपनी से रिलेटेड लोगों से हम बात कर सकते हैं। दूसरा, प्रत्येक सूचना देने वाले से अप्रत्यक्ष संपर्क संभव ना हो, यानी कि जो सूचना देने वाले अगर हम उनसे डायरेक्ट नहीं मिल पाते वहाँ पर भी ये ठीक है। भाई जिससे हमें सूचना हासिल करनी वो हमें मिल नहीं पा रहा, तो हम किससे मिलें? उसको कंट्रोल करने वाले से मिल लेंगे, तो वो उससे रिलेटेड है, उससे मिला है या उससे देखा है, तो वो हमें जानकारी दे सकता है। और प्रत्येक सूचना देने वाला अप्रत्यक्ष संपर्क संभव ना हो, यानी कि प्रत्यक्ष जब हम डायरेक्ट संपर्क नहीं कर पाएंगे। तीसरा है, अगर सूचना देने वाला कम ज्ञानी हो, उसे कम नॉलेज हो। अगर सूचना देने वाले को नॉलेज कम है तो क्या होगा, हम उससे जो है नॉलेज ले ही नहीं पाएंगे, बात ले ही नहीं पाएंगे। फिर अगर आंकड़े जटिल किस्म के हों, ऐसे आंकड़े या ऐसा डेटा जो उन लोगों की समझ में ना आवे, तब भी ये उपयुक्त है। अब इसके गुण क्या हैं? पहला तो है विस्तृत क्षेत्र में किया जा सकता है। भाई हमें सीधे सीधे भट्टा मालिक पे गए और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, या गत्ता कंपनी में गए वहाँ से सारी जानकारी इकट्ठा कर ली मजदूरों के बाद में, तो बहुत बड़े क्षेत्र में कर सकते हैं। खर्चा भी कम है, कम खर्चीली है। तीसरा, विशेषज्ञों की सहमति। जो लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग जो हैं भट्टे से रिलेटेड हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो अच्छे लोगों से जानकारी हासिल होगी। फिर है सरलता, आसान हो जाएगा, बिल्कुल किसी आसानी से इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन इसके अवगुण भी हैं। पहली है शुद्धता की कमी, क्योंकि भट्टा मैनेजर जो है या भट्टा मालिक या ठेकेदार वो अपने हिसाब से आंकड़ों की जानकारी देगा। फिर पक्षपात कर सकता है वो, क्योंकि अब अगर वो अपने भट्टे का या अपनी फैक्ट्री का बचाव करेगा तो वो आंकड़े पूरी तरीके से सही नहीं बताएगा। तीसरा, इससे गलत परिणाम भी निकाले जा सकते हैं। ठीक है, इससे गलत परिणाम भी निकाले जा सकते हैं। बच्चों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट है मैं अगली वीडियो में दूंगा। आप लोग जो हैं हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।